कहते हैं बरसात की हर बूंद सिर्फ मिट्टी नहीं भिगोती, कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देती है। आधी रात का सुनसान रास्ता। एक नर्स को सड़क किनारे मिला खून से लथपथ एक अनजान लड़का। वो उसे घर तो ले आई, मगर ये फैसला उसके लिए इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। अब सवाल यह है, क्या ये अजनबी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनेगा, या फिर समाज के तानों की आग दोनों को हमेशा के लिए जला देगी? कहानी पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मुजफ्फरपुर शहर में उस शाम का मंजर कुछ अलग ही था। आसमान से लगातार मूसलधार बारिश बरस रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थी और हर गली, हर मोड़ अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था। अस्पताल से अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके घर लौट रही थी वो। पेशे से नर्स थी, दिन रात मरीजों की देखभाल करती, दूसरों के जख्म भरती, लेकिन अपने दिल के जख्म किसी से कह नहीं पाती। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, मगर आदत हो चुकी थी। स्कूटी चलाते चलाते उसने सोचा, आज फिर घर पहुंचकर कौन सा दरवाजा खुलेगा? अकेलेपन के सिवा और है ही क्या? बारिश तेज होने लगी तो उसने स्कूटी एक सुनसान सड़क के किनारे रोक दी। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सड़क की बत्ती के नीचे कोई इंसान गिरा हुआ था। पहले तो कंचन को लगा शायद कोई नशे में धुत होगा, लेकिन पास जाकर देखा तो उसकी सांसें थम गई। एक नौजवान लड़का, भीगा हुआ कपड़े, फटे चेहरा, चोट और खून से सना। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे आखिरी बार मदद मांग रहे हों। कंचन के भीतर की नर्स जाग गई। उसने झटपट छतरी उसके ऊपर कर दी और हाथ पकड़कर देखा। धड़कन बहुत कमजोर थी। वो बुदबुदा रहा था, बचा लो मुझे। कंचन का मन एक पल को डगमगाया। ये आधी रात, सुनसान सड़क और वो अकेली लड़की। किसी अजनबी लड़के को उठाकर घर ले जाना क्या समझदारी होगी? अगर किसी ने देख लिया तो समाज तो बिना सोचे समझे उंगली उठाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिल ने कहा, अगर ये अभी यही मर गया तो? वो खुद से लड़ रही थी, मगर उसका पेशा और इंसानियत जीत गए। कंचन ने हिम्मत करके उसे सहारा दिया, किसी तरह स्कूटी के पीछे बिठाया और घर की ओर चल पड़ी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, हर तरफ पानी और कीचड़, लेकिन कंचन की आंखों में बस एक ही ख्याल था, इसकी सांसें बची रहनी चाहिए। घर पहुंचते ही उसने तुरंत दरवाजा खोला। उसका छोटा सा मकान था, एक कमरा, छोटी सी रसोई और आंगन। उसने लड़के को बिस्तर पर लिटाया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। कंचन ने जल्दी से तौलिया निकाला और उसके माथे पर पानी पोंछा। फिर फर्स्ट एड बॉक्स खोला और खून के धब्बों पर दवाई लगाने लगी। लड़का पूरी तरह बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। कंचन ने लंबी सांस ली। बारिश की आवाज बाहर अब भी गूंज रही थी, लेकिन कमरे के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। कंचन बिस्तर के पास बैठी सोच रही थी, मैंने सही किया या गलत? किसी को पता चला तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन अगर इसे यही छोड़ देती तो शायद ये जिंदा ही नहीं रहता। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा और पानी अब भी शहर को डुबोए हुए था, मगर अंदर उसके छोटे से घर में अब एक नई जिम्मेदारी जाग चुकी थी। कंचन देर तक उस अनजान लड़के के पास बैठी रही। उसकी आंखें बंद थी, सांसें धीमी मगर स्थिर हो चुकी थी। बाहर बारिश अब भी उतनी ही तेज थी। घड़ी पर नजर पड़ी, रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मोहल्ले के सारे घर अंधेरे में डूबे थे और कंचन के छोटे से कमरे में बेचैनी जाग रही थी। उसने पास रखी पानी की बोतल उठाई और हल्के से लड़के के होंठ छुआ। हल्की सी हरकत हुई, मगर वो फिर भी बेहोश रहा। कंचन ने धीरे धीरे उसके भीगे कपड़े हटाए और तौलिए से शरीर सुखाया। खून के धब्बे देखकर उसका दिल कांप उठा। चोट गहरी नहीं थी, लेकिन जिस हाल में वो मिला था उससे साफ लग रहा था कि किसी ने बुरी तरह पीटा था। नर्स होने की वजह से कंचन के हाथ सधे हुए थे। उसने सावधानी से दवा लगाई
पट्टी बांधी और उसके ऊपर अपनी एक पुरानी साफ चादर डाल दी। फिर कुर्सी खींचकर बिस्तर के पास बैठ गई, लेकिन उसके भीतर सवालों का तूफान मचल रहा था। ये लड़का है कौन? इतनी रात, इतनी बारिश में अकेला यहां कैसे आया? और अगर किसी ने देख लिया कि मैं इसे घर ले आई हूं तो मोहल्ला छोटा था, लोग यहां दूसरों के घरों में झांकने का मौका कभी नहीं छोड़ते। एक अकेली लड़की, ऊपर से नर्स की नौकरी, वैसे ही बातें बनती रहती थी। अब अगर सुबह तक किसी ने इस अजनबी को यहां देख लिया तो क्या होगा? कंचन ने सर पकड़ लिया। उसका मन कह रहा था इसे किसी अस्पताल ले जाना चाहिए था, मगर दिमाग जवाब देता, अस्पताल तक ले जाती तो रिपोर्ट बनती, पुलिस आती और सबसे पहले तुझे ही शक की निगाह से देखा जाता। वो गहरी सांस लेकर उठी और खिड़की की कुंडी कस दी। दरवाजे का ताला भी चेक किया। फिर वापस आई और लड़के की ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान, चोट और बेबसी की गहरी लकीरें थी, लेकिन कहीं भीतर से यह भी महसूस हो रहा था कि ये महज कोई राहगीर नहीं, बल्कि बहुत टूटा हुआ इंसान है। कंचन ने तय किया कि अभी सवाल करने का वक्त नहीं है, उसे बस आराम चाहिए। वो बिस्तर पर पड़ी पुरानी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। बाहर बारिश की बूंदें छत पर पड़ती रहीं और कंचन के भीतर हल्की सी घबराहट और जिम्मेदारी की मिश्रित भावना। सुबह की पहली किरण ने पर्दे से झांका तो कंचन की आंख खुली। उसने देखा कि लड़का अब भी गहरी नींद में है। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। कंचन ने जल्दी से रसोई में जाकर चाय चढ़ाई और सोचा, अब इसे होश आएगा तो सवाल पूछेगा। मुझे भी जवाब देना होगा कि मैंने इसे घर क्यों लाया। कमरे में लौटकर उसने उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार हल्का था, लेकिन उतरा नहीं था। तभी लड़के ने कराहते हुए आंखें खोली कंचन के चेहरे की तरफ देखा। फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में घबराहट थी। मैं यहां कैसे? उसने धीमी टूटी आवाज में पूछा। कंचन एक पल को चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, तुम सड़क पर गिरे हुए मिले थे, बारिश में पूरी तरह घायल। अगर मैं तुम्हें वहां छोड़ देती तो शायद आज जिंदा नहीं होते, इसलिए घर ले आई। लड़का उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में अब भी डर और अविश्वास था, पर कंचन के चेहरे की सच्चाई ने उसके मन को थोड़ी राहत दी। कमरे का माहौल अब भी भारी था, लेकिन कंचन को महसूस हुआ, ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। लड़के ने सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन बदन की थकान इतनी गहरी थी कि वो फिर तकिए पर गिर पड़ा। कंचन तुरंत उसके पास आई और बोली, ज्यादा हिलना मत, तुम्हें आराम की जरूरत है, पहले ये पानी पी लो। उसने गिलास आगे बढ़ाया। लड़के के कांपते हाथों ने गिलास थामा, होठों से लगाया और 2 घूंट में ही सब पी गया। उसके बाद उसकी आंखें भर आई। कंचन चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसके मन में ढेरों सवाल, लेकिन उसने खुद को रोका। धीरे धीरे लड़का खुद ही बोलने लगा। मेरा नाम कार्तिक है, उसने धीमी आवाज में कहा। कल रात मैं कुछ दोस्तों के साथ था, जिन्हें मैं भाई समझता था। वही मुझे उसकी आवाज टूट गई। कंचन ध्यान से सुन रही थी। कार्तिक ने गहरी सांस ली और फिर बोला, उन्होंने मुझसे पैसे उधार लिए थे। जब लौटाने का वक्त आया तो मैं उनसे पूछने गया। उल्टा उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। बोला, तेरी औकात ही क्या है जो हमसे हिसाब मांग रहा है। मेरा फोन, पर्स सब छीन लिया और सड़क पर फेंक दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कंचन ने देखा तो उसका दिल कांप उठा। दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो आदमी कहां जाए? वो मन ही मन सोचने लगी। कार्तिक ने कपड़े की फटी हुई बाजू उठाई। वहां गहरे नीले निशान थे। वो सिर्फ पैसे नहीं ले गए, उन्होंने मेरी इज्जत भी कुचल दी, मेरी आत्मा तक तोड़ दी। मुझे लगा अब जीने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शायद ऊपर वाले ने आपको भेजा। कंचन के होंठ सख्त हो गए। उसे समझ आ गया था कि ये लड़का सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी बुरी तरह टूट चुका है। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर से आती बूंदों की टपक सुनाई दे रही थी। फिर कंचन ने धीमे स्वर में कहा, कार्तिक,
जिंदगी हमेशा हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा मारती है, लेकिन यही जख्म हमें मजबूत भी बनाते हैं। तुम अकेले नहीं हो। कार्तिक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नमी के साथ एक उम्मीद भी झलकी। क्यों? तुम मुझे क्यों संभाल रही हो? तुम तो मुझे जानती तक नहीं। कंचन ने गहरी सांस ली और बोली, मैं नर्स हूं। मेरी नौकरी ही यही है, गिरते को उठाना, टूटे को जोड़ना और सबसे बड़ी बात इंसानियत। कार्तिक ने पहली बार होठों पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, मगर चेहरा थकान से बोझल हो गया और वो फिर लेट गया। कंचन उठकर रसोई की ओर चली गई। उसने सोचा, ये लड़का सिर्फ चोटिल नहीं, भीतर से बिल्कुल खाली हो चुका है। अगर मैंने इसे यूं ही छोड़ दिया तो शायद ये और टूट जाएगा। चाय चढ़ाते वक्त उसके कानों में कार्तिक की टूटी आवाज अब भी गूंज रही थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कंचन का दिल कसक गया। उसे अचानक अपना अकेलापन याद आया। मां बाप अब नहीं रहे, रिश्तेदार दूर रहते थे, अस्पताल और ये छोटा सा घर ही उसकी दुनिया थी। शायद इसी वजह से वो कार्तिक के दर्द को इतनी गहराई से महसूस कर पा रही थी। कमरे में लौटकर उसने ट्रे में चाय रखी। कार्तिक अधमुंदी आंखों से उसकी ओर देख रहा था। कंचन ने कप उसके सामने रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो अब धीरे धीरे ठीक होना शुरू करो। ये चाय शायद तुम्हारे टूटे मन को भी थोड़ा सहारा दे। कार्तिक ने कप थामा। उसके कांपते हाथों के बीच से उठती भाप जैसे दोनों के बीच पहली बार भरोसे की गर्माहट फैला रही थी। सुबह की रोशनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। बाहर कीचड़ से भीगी गलियों में बच्चे खेल रहे थे और कहीं कहीं लोग अपनी छतों से पानी झाड़ रहे थे। लेकिन कंचन के छोटे से घर में अब भी एक अलग सा सन्नाटा पसरा था। कंचन चाय का कप सामने रखकर चुपचाप कुर्सी पर बैठी रही। कार्तिक कप को दोनों हाथों से पकड़कर धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसकी आंखों में अभी भी थकान और डर की झलक थी, लेकिन उसे डर के पीछे कहीं एक अनकहा भरोसा भी उभरने लगा था। तुमने मेरी जान बचाई, कार्तिक ने धीरे से कहा। कंचन ने उसकी ओर देखा। मैंने वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। मैं नर्स हूं, लोगों को ठीक करना मेरा काम है, बस। कार्तिक के चेहरे पर एक कड़वी हंसी तैर गई। इंसान इंसान को बचाए। अब ऐसा कहां होता है? लोग तो घायल देखकर तमाशा बना लेते हैं। तुमने मुझे अजनबी समझकर भी घर ले आई। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? कंचन ने एक गहरी सांस ली। डर तो लगा था। एक अकेली लड़की और घर में एक अनजान लड़का। समाज उंगली उठाता ही है, लेकिन अगर उस वक्त तुम्हें वही छोड़ देती तो शायद आज मैं अपनी आंखें बंद करके भी चैन से सो नहीं पाती। कार्तिक चुप हो गया। उसने कप को टेबल पर रखा और धीमे से कहा, मैंने बहुत लोगों को अपना समझा, लेकिन सबने धोखा दिया। कल रात तो लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। कंचन की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। उसने महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी घायल है। उसने धीरे से कहा, कार्तिक, भरोसा करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी बात मान सकते हो। जिंदगी जितनी चोट देती है उतना ही मजबूत भी बनती है। बस किसी एक इंसान पर यकीन कर लो, शायद फिर दुनिया इतनी डरावनी न लगे। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ बदल रहा था। डर की जगह एक हल्की राहत। उसने सर झुकाकर कहा, शायद पहली बार मुझे लग रहा है कि कोई मेरी बात सुन रहा है बिना मुझे जज किए। कुछ देर दोनों चुप रहे। खामोशी भारी थी, लेकिन अजीब नहीं, जैसे कमरे की हवा में अब सुकून की एक पतली सी परत जम चुकी थी। कंचन उठी और बोली, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर अस्पताल जाऊंगी, फिर लौट आऊंगी। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते कहीं मत जाना। कार्तिक ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम मुझ पर इतना भरोसा कर रही हो? कंचन हल्की सी मुस्कुराई। शायद कभी कभी अजनबियों पर भरोसा करना अपने लोगों से ज्यादा आसान होता है।
कार्तिक उस वाक्य पर देर तक सोचता रहा। उसकी आंखों में पहली बार हल्की चमक लौटी, जैसे दिल कह रहा हो, शायद ये लड़की सच में मुझे फिर से जीना सिखा सकती है। कंचन दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। कमरे में अब कार्तिक अकेला था, लेकिन उसके दिल में पहली बार अकेलापन उतना भारी नहीं लग रहा था। शायद ये वही पल था जब टूटे हुए दिल और सहारे की तलाश में भटकी आत्मा के बीच पहली डोर बंधी थी, भरोसे की डोर। कंचन उस दिन अस्पताल में अपनी ड्यूटी निभाकर जब घर लौटी तो थकी हुई थी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। उसे पता था कि घर पहुंचते ही दरवाजा खोलने पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। ये एहसास उसके लिए नया था, क्योंकि अब तक उसका घर हमेशा खाली और खामोश रहा था। दरवाजा खोला तो देखा कार्तिक कुर्सी पर बैठा है। कपड़े उसके साथ थे, बाल अभी भी बिखरे हुए, लेकिन चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसने कंचन की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। कंचन के होठों पर भी अनजाने में मुस्कान आ गई। आज तुम्हें देखकर लगा जैसे सच में किसी अपने घर लौट रही हूं, कंचन ने सोचा, लेकिन कह ना पाई। दोनों ने साथ में खाना खाया। कार्तिक ने धीरे धीरे रसोई में मदद भी करना शुरू कर दिया। कंचन को अच्छा लगा जैसे उसके अकेलेपन की दीवारों में अब दरार पड़ रही हो। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी आसान कहां थी। मोहल्ले में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। कंचन घर में किसी लड़के को रख रही है। नर्स की नौकरी है, रात बेरात आती जाती है, पता नहीं कौन है वो। एक दिन जब कंचन अस्पताल जा रही थी, तब पड़ोस की एक औरत ने सामने से रोककर कहा, बेटी, ये अच्छा नहीं लगता। लोग बातें बना रहे हैं। रात को घर में मर्द रखोगी तो मोहल्ले का नाम खराब होगा। कंचन का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस तेज कदमों से आगे बढ़ गई। लेकिन उसका दिल अंदर से कांप गया। यही डर था मुझे। समाज को सच्चाई से ज्यादा तमाशा चाहिए। शाम को घर लौटी तो कार्तिक ने उसकी उदासी देख ली। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? कंचन पहले टालना चाहती थी, लेकिन फिर बोली, लोग सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैंने गलत किया तुम्हें घर लाकर। कार्तिक की आंखें झुक गई। उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। मैं बोझ बन गया हूं, तुम्हारे लिए कल सुबह चला जाऊंगा। कंचन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो तुरंत बोली, नहीं कार्तिक, ऐसा मत कहना। अगर तुम चले गए तो ये लोग जीत जाएंगे। मैं जानती हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हां, ये रास्ता आसान नहीं है। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। लेकिन कंचन तुम्हें बदनाम कर देंगे। तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि मैं चला जाऊं। कंचन ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरे घर में तुम्हारा रहना गलत है तो मैं इसे सही बनाने का तरीका ढूंढ लूंगी, लेकिन तुम्हें फिर अकेला छोड़ दूं? नहीं कार्तिक, ये मैं नहीं कर सकती। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बाहर से आती बच्चों की हंसी और मोहल्ले की चहल पहल उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। कंचन समझ चुकी थी, अब ये कहानी सिर्फ इंसानियत की नहीं रही। अब ये उसकी इज्जत और कार्तिक की इज्जत दोनों की लड़ाई बन चुकी थी। उस रात मोहल्ले की बातें कंचन के मन में हथौड़े की तरह बजती रही। लेकिन जब उसने कमरे में देखा कि कार्तिक चुपचाप कोने में बैठा है, आंखों में अपराध बोध और होठों पर खामोशी, तो उसके भीतर एक अलग ही जागी। सुबह होते ही कंचन ने फैसला किया कि अब उसे कार्तिक को सिर्फ मेहमान की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह जीने का हौसला देना होगा। चलो नाश्ते में मेरी मदद करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मैं लेकिन कुछ नहीं। यहां रह रहे हो तो तुम्हारा भी हक है और जिम्मेदारी भी। पहली बार कार्तिक ने बिना झिझक के रसोई में कदम रखा। उसने सब्जियां काटी, पानी रखा और धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगा। कंचन को अच्छा लगा। कमरा जो अब तक अकेलेपन से भरा था, अब उसमें किसी की मौजूदगी का एहसास था। धीरे धीरे दोनों की दिनचर्या बनने लगी। कंचन अस्पताल जाती, कार्तिक घर का थोड़ा बहुत काम संभालते।
शाम को दोनों साथ चाय पीते और छोटी छोटी बातें करते। कार्तिक को एहसास होने लगा कि ये घर सिर्फ कंचन का नहीं रहा, कहीं ना कहीं उसका भी हिस्सा बन गया है। एक शाम कंचन ड्यूटी से लौटी तो देखा कार्तिक बाहर आंगन में कपड़े सुखा रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे पहली बार वो जिम्मेदारी महसूस कर रहा हो। कंचन ने अनजाने में ही कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि घर अब घर जैसा लगने लगा है। कार्तिक ने उसकी ओर देखा और बोला, कंचन तुम्हें पता है, जिस दिन उन लोगों ने मुझे मारा था उसी दिन मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन तुम्हें देखकर लगा कि शायद मैं फिर से इंसान हूं, सिर्फ बोझ नहीं। कंचन का दिल पिघल गया। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, कार्तिक, इंसान का सबसे बड़ा जख्म तब लगता है जब अपने ही छोड़ जाते हैं। लेकिन याद रखो, किसी एक का भरोसा पूरी दुनिया का जख्म भर सकता है। कार्तिक की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, शायद तुम ही वो भरोसा हो। तुमने मुझे गिरने से पहले थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों खामोश रहे। सिर्फ कमरे में दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका था। धीरे धीरे कार्तिक ने अपने घाव भरने शुरू कर दिए, सिर्फ शरीर की नहीं, दिल के भी। और कंचन के लिए भी ये पहला मौका था जब उसने महसूस किया कि उसके घर की खाली दीवारें अब किसी की हंसी से गूंज रही है। उस रात जब दोनों चाय की प्याली थामे बैठे थे, कार्तिक ने अचानक पूछा, कंचन, अगर तुम उस रात मुझे छोड़ देती तो क्या तुम्हें सुकून मिलता? कंचन ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, क्योंकि इंसानियत का मतलब ही है किसी अजनबी में अपना अक्स देख पाना। और मैं तुम्हें छोड़ देती तो खुद को भी खो देती। कार्तिक के होंठ कांपे, लेकिन आंखों में पहली बार सुकून था। उस पल दोनों समझ गए, ये रिश्ता अब सिर्फ मदद का नहीं रहा, ये दिल से दिल तक का सफर बन चुका था। दिन धीरे धीरे बीतते गए। कार्तिक की चोटें अब लगभग भर चुकी थी, मगर कंचन जानती थी कि उसके मन के घाव अभी भी ताजा है। वो उसे संभालने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन समाज की निगाहें इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती है। एक शाम जब कंचन अस्पताल से लौटी तो देखा कि घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। पड़ोसी और 2-3 औरतें आपस में बातें कर रही थी, और जैसे ही कंचन पहुंची उनकी आवाज और ऊंची हो गई। कंचन, हमें तो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक पड़ोसन बोली, तुम्हारे घर में मर्द रह रहा है, लोग बातें बना रहे हैं, हमारी गली का नाम खराब हो रहा है। कंचन ने गहरी सांस ली और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला और कार्तिक बाहर आ गया। उसने सब सुन लिया था। उसका चेहरा शर्म और ग्लानि से झुक गया। कंचन, मैं यहां और नहीं रुकूंगा। तुम्हारी इस पर सवाल उठ रहे हैं, मैं चला जाऊंगा, उसने धीमी आवाज में कहा। कंचन के दिल पर जैसे चोट लगी। कार्तिक, तुम जाओगे तो इनकी बातें सच हो जाएंगी, और मैं जानती हूं मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर मैं चुप रही तो हमेशा ये मुझे दोष देते रहेंगे। पड़ोस की औरतें अब भी खड़ी थी, घूर रही थी। कंचन ने उनकी तरफ देखा और दृढ़ स्वर में बोली, अगर मेरे घर में कार्तिक का रहना गलत है तो मैं इसे सही बना दूंगी, और वो सही रास्ता है शादी। सभी चौंक गए। कार्तिक ने भी कंचन की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी और सवाल थे। कंचन, तुम सच कह रही हो, लेकिन ये सब मजबूरी में क्यों? कंचन ने उसकी ओर सीधा देखा। ये मजबूरी नहीं कार्तिक, ये फैसला है। जब मैंने तुम्हें उस सड़क से उठाया था तब ये मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। अब ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, भरोसा है, और इस भरोसे को नाम देने का एक ही रास्ता है। पड़ोसी ने बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई, लेकिन कार्तिक वही खड़ा रहा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कंचन अंदर गई, पानी का गिलास लाकर उसके सामने रखा और शांत स्वर में बोली, सोच लो, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती और तुम्हें भी बोझ नहीं बनाना चाहती। अगर तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होगा तो मत कहना, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों का सहारा बनना ही इंसानियत का सबसे सच्चा रूप है तो हां कहना। कार्तिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, कंचन,
मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इस हाल में अपना लेगा। अगर तुम्हें यकीन है तो मैं भी हाँ कहता हूं, लेकिन वादा करता हूं अब कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उस कमरे में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। बाहर बारिश की बूंदें फिर से छत पर गिरने लगी थी, मगर इस बार वो बूंदें डर का नहीं, एक नए फैसले का संगीत बजा रही थी। अगले दिन कंचन ने अपनी छोटी बहन को फोन किया और सब कुछ साफ साफ बताया। बहन पहले हैरान हुई, लेकिन जब उसने कंचन की आवाज में दृढ़ता और कार्तिक के बारे में अपनापन सुना तो उसने साथ देने का वादा किया। शाम होते होते घर में कुछ करीबी लोग इकट्ठा हुए। कंचन की बहन, उसका पति और 2-3 भरोसेमंद पड़ोसी। कोई धूमधाम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक छोटा सा कमरा, एक दीपक की लौ और इंसानियत से भरे कुछ चेहरे। कार्तिक सादे कपड़ों में था और कंचन भी बिना सजावट के, बस हल्की सी साड़ी में। उसके माथे पर हल्की सी बिंदी और आंखों में गहरी शांति थी। जब पंडित ने मंत्र पढ़े और सिंदूर की डिब्बी सामने आई तो कमरे में मौजूद सब लोग चुपचाप उस पल को देखने लगे। कार्तिक ने कांपते हाथों से कंचन की मांग में सिंदूर भरा। कंचन की आंखें नम हो गई। ये शादी ना तो परंपरा का दिखावा थी, नहीं मजबूरी का बोझ। ये सिर्फ एक वादा था, 2 टूटे हुए इंसानों का एक दूसरे के सहारे को नाम देने का वादा। शादी के बाद जब सब चले गए तो कमरे में सिर्फ कंचन और कार्तिक बचे। कार्तिक ने चुपचाप कहा, कंचन मुझे अभी भी लगता है कि ये सब तुम्हारी मजबूरी थी। कंचन मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं कार्तिक, मजबूरी होती तो मैं तुम्हें उस रात सड़क पर छोड़ देती। इंसानियत ने मुझे तुम तक खींचा था और अब भरोसे ने मुझे ये कदम उठाने की ताकत दी है। ये शादी मेरी मजबूरी नहीं, मेरा फैसला है। कार्तिक की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे सिर्फ जीना नहीं सिखाया, बल्कि ये भी दिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। उस रात कमरे में ना कोई लालसा थी, ना कोई हवस, बस 2 दिलों का भरोसा था जो एक दूसरे को सहारा बन चुका था। दिन बीतते गए, अब घर का नजारा बदल चुका था। सुबह कंचन की चाय की महक और कार्तिक की हंसी दीवारों पर गूंजने लगी। मोहल्ले वाले जो पहले ताने मारते थे अब चुप हो गए। वे धीरे धीरे मानने लगे कि ये रिश्ता सचमुच इज्जत और भरोसे पर बना है। एक शाम दोनों साथ बाजार से लौट रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। कंचन और कार्तिक छतरी के नीचे खड़े हो गए। कार्तिक ने आसमान की ओर देखा और बोला, याद है कंचन, उसी बारिश की रात हमारी मुलाकात हुई थी। तब मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन देखो इस बारिश ने मुझे नई जिंदगी दी। कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सबसे बड़ा तूफान ही इंसान के लिए सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस विश्वास था। कहानी का अंत वही हुआ जहां से उसने जन्म लिया था, बारिश की रात। लेकिन इस बार बूंदे किसी टूटे दिल के आंसू नहीं, बल्कि नई मोहब्बत का आशीर्वाद बनकर बरस रही थी। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह रिश्ता इत्तेफाक से नहीं, इंसानियत से शुरू हुआ था। और वही इंसानियत अब इनकी सबसे सच्ची मोहब्बत बन गई है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम जान सके कि हमारी कहानियां देश के किस किस कोने तक पहुंच रही है। आपके हर शब्द हमारी अगली कहानी को और भी बेहतर बनाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माँ बाप को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।